आइए अब आपको सीधे एक बार फिर से महाराष्ट्र लिए चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने ब्रजेश पाठक और साथ ही अखिलेश यादव दोनों के अपने अपने दावे सुन लिए हैं। सब कह रहे हैं कि 9 की 9 सीटों पर हम जीतेंगे, लेकिन सीधा एक बार महाराष्ट्र का रुख करते हुए जल्दी से आपको लिए चलते हैं विद्या के पास, क्योंकि विद्या सबसे बड़ा मुकाबला इसलिए से माना जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र को अगर आप देखिए सीटों के नजरिए से नहीं, क्षेत्रफल के नजरिए से बहुत बड़ा राज्य है। यहां पर पहला विधानसभा चुनाव है जब एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे अलग हुए हैं। पवार वर्सेस पवार की लड़ाई एक तरफ है, सेना वर्सेस सेना की लड़ाई है। सबसे बड़ी लड़ाई ये इस बात की है कि जो विरासत थी हिंदुत्व पॉलिटिक्स वाली बाला साहब ठाकरे की, वो किसकी झोली में जनता सौंपती है। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आप देख लीजिए जैसे हरियाणा या दूसरे राज्यों में जैसे सिर्फ 90 सीटें थीं, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में 288 इतनी सीटें हैं और इन सभी सीटों के रिजल्ट आने में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन जैसे जैसे नतीजे आएंगे वैसे वैसे सबकी धड़कनें इसलिए तेज होने वाली हैं क्योंकि ये जो रिजल्ट आएगा वो फ्यूचर डिस्कोर्स डिसाइड करेगा कि कौन है असल शिवसेना, कौन है असल एनसीपी। क्या शरद पवार में अभी भी वो दम है जो 1980s में उन्होंने जो बगावत उनकी पार्टी में हुई थी उसको वापस रोक सकें और फिर से अपनी पार्टी को क्रिएट कर सकें। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो ये इलेक्शन डिटरमाइन करेगा और यही वजह है कि इस इलेक्शन पे हर किसी की नजर है। भले ही शिवसेना और एनसीपी जो है छोटी पार्टियां हैं, रीजनल पार्टीज ज्यादा हैं, लेकिन इन सारी रीजनल पार्टीज और इन सारी जो पार्टीज हैं इनका जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है ये डिसाइड करेगा कि नेशनल लेवल पर किस तरह से अलायंस इस तरह इनके बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो बीजेपी जो 25-30 सालों का जो साथ था उसको शिवसेना का छोड़ के जिस तरीके से 2019 में अलग हुई थी, उसके बाद शिवसेना के अलग टुकड़े हुए, ये सारी चीजें लोगों के दिमाग में क्या चल रही थी जब वो वोट कर रहे थे, ये बहुत सारी सवाल हैं जिसका जवाब आज थोड़ी देर में मिलेगा। जल्दी से ओंकार के पास चलते हैं। ओंकार, देखिए आप बारामती की सीट पर है, लेकिन मैं शिवाजी मानखुर्द की सीट पर आपसे चर्चा करना चाहती हूं, जहां पर युति की ही तरफ से 2 उम्मीदवार हैं। अब ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। कई लोग ये मान रहे हैं कि अजित पवार ने आखिरी के दिनों में जो ये बटेंगे तो कटेंगे के खिलाफ बोला कि ये नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, या कई मुद्दों पर वो असहमत नजर आते थे हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स से, जिसको योगी आदित्यनाथ वहां पर ज्वलंत कर रहे थे। ऐसे में अजित पवार के साथ एक सोची समझी स्ट्रैटेजी में युति चल रही थी, ये उनके लोगों का दावा है। वो कैसे? शिवाजी मानखुर्द, जहां पर सुरेश बुलेट पाटिल, बुलेट भी जिन्हें कहा जाता है, सुरेश बुलेट पाटिल पिछली बार 9,500 वोट से हारे थे। वहां पर अगर नवाब मलिक को खड़ा किया गया अजित पवार की पार्टी से, तो उधर अबू आजमी है। ये ऐसी सीट है जहां जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, 53% मुस्लिम मतदाता है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर मुंबई उपनगर की शिवाजी मानखुर्द सीट पर आप लड़ाई देखें तो ये माना जा रहा है कि अगर मुस्लिम वोट बढ़ता है तो फायदा शिंदे गुट के सुरेश बुलेट पाटिल ले जाएंगे। एग्जैक्टली यही मानखुर्द शिवाजी नगर का जो इलाका है पूरा, जहां अल्पसंख्यक और एससी मतदार जो है जो डोमिनेटिंग होता है, वहां स्प्लिट पॉलिटिक्स की जाए और जो हिंदू मतदाता है उन्हें कंसोलिडेट किया जाए। तो भाजपा हो या फिर शिंदे हो, उनकी शुरू से यही स्ट्रैटेजी रही थी। आप महाराष्ट्र के मतलब आप भी यहाँ आई थी, लेकिन ऐसे कई एरियाज है महाराष्ट्र के जहां अल्पसंख्यक हो, वो अगर वहां डोमिनेटिंग रहते हैं तो यहाँ उस तरीके की हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने की कोशिश भाजपा की तरफ से हुई थी। इसलिए योगी आदित्यनाथ कई जगह आए और उन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे या फिर एक है तो सेफ है, इस तरह के नैरेटिव वहां दिए गए। एक्चुअली नवाब मलिक वहां से चुनाव लड़ेंगे, ये बहुत अंतिम मतलब फाइनल इसमें तय हुआ था, क्योंकि सना मलिक उनकी जो लड़की है वो खुद अणुशक्ति नगर, जो नवाब मलिक जहां से विधायक रहे हैं वहीं से लड़ रही है। तो नवाब मलिक चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे इसके ऊपर पहले चर्चा हो रही थी, फिर डिसाइड हुआ वो लड़ेंगे। माना जा रहा था ओंकार की एक सेफ सीट जहां से वो खुद विधायक थे अणुशक्ति नगर, वो उन्होंने बेटी को सौंप दी सना मलिक को और खुद यहां पर आ गए हैं। समाजवादी पार्टी से अबू आजमी अगर चुनावी मैदान में है तो मुस्लिम मतदाता को कहीं डिवाइड करने के लिए ऐसा माना जा रहा है। और खुलकर नवाब मलिक के मुद्दे पर एक कन्फ्रंटेशन दिखा। हर बार ये सवाल देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया, मैंने भी पूछा, उन्होंने सीधा इनकार कर दिया कि हम उनके लिए प्रचार नहीं करेंगे, वो उनके कैंडिडेट है, वो जाने। लेकिन विपक्ष घेरता रहा कि जिस नवाब मलिक को आप दाऊद के साथ लिंक्स पर घेर रहे थे वही आपके युति की तरफ से चुनावी मैदान में है। तो ये तस्वीर पूरी दिखाई दे रही है। एक बार जल्दी से आपको बता दें, 288 सीटों पर कुल महाराष्ट्र में, 81 सीटों पर झारखंड में और इसी के साथ 9 सीटों पर उपचुनाव यूपी में
में है, इसी के साथ जो अन्य सीटों पर उपचुनाव है उन सब पर हमारी नजर बनी हुई है। राज ठाकरे की भी एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं। कई लोग ये मानते हैं कि एक वक्त पर उनकी जो पूरी बाला साहब की विरासत थी, क्या वो उन्हें मिलेगी। शिवाजी पार्क से बाला साहब का एक खास रिश्ता रहा है। शिवसेना की स्थापना यहीं से हुई थी, बाला साहब का अंतिम संस्कार भी यहीं पर हुआ था। और खास तौर पर अगर आप देखिए, शिव सैनिकों के लिए शिवाजी पार्क का दशहरा रैली का विद्या एक अलग ही महत्व है। मतलब वो जो एक कहते हैं आप करंट बाला साहब का, वो आपको जिंदा होता हुआ दशहरा रैली में दिखता है इस मैदान में। तो ये भी लड़ाई बहुत दिलचस्प है अगर आप देखें तो। विद्या जी बिल्कुल, अमित ठाकरे जो चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने सदा सरवणकर जो खड़े हैं महायुति के ही। अगर आपको याद हो तो बीजेपी की तरफ से साफ कहा गया था कि एकनाथ शिंदे अपने कैंडिडेट को वापस ले लें, लेकिन एकनाथ शिंदे ने वापस नहीं लिया। सदा सरवणकर जो उनके कैंडिडेट हैं उन्होंने कहा कि नहीं, अमित ठाकरे के जीतने के कोई चांस नहीं है, अगर कोई जीतेगा तो मैं ही जीतूंगा। और ये कह के उन्होंने अपना विड्रॉल नहीं किया था नॉमिनेशन का, जिसकी वजह से काफी ज्यादा तू मैं। देखिए ये 2 सीटें हैं, अनुशक्ति नगर के बगल में जो शिवाजी मानखुर्द जहां से नवाब मलिक खड़े हैं, और साथ ही ये वाली माहिम की जो सीट है, इन दोनों के बीच में काफी सीटों के वजह से जो एकनाथ शिंदे की फैक्शन है और एक बीजेपी, दोनों के बीच में बहुत खटपट जरूर हुई थी। और इसकी वजह से बीजेपी के बड़े नेता जो दिल्ली से हैं उनको इंटरवीन करना पड़ गया था मनमुटाव को दूर करने के लिए। लेकिन आखिरकार वही हुआ जो एकनाथ शिंदे चाहते थे, वही हुआ जो एनसीपी के अजीत पवार चाहते थे। दोनों ने अपने कैंडिडेट को रखे और वो अब कंटेस्ट कर रहे हैं। लोग यही मानते हैं कि वहां से शिवसेना यूबीटी के जो नेता हैं महेश, वो काफी काम कर रहे थे, वो काफी ज्यादा उनका इन्फ्लुएंस है और शायद हो सकता है कि वही जीते। और ये जो आपस में ही एमएनएस के जो कैंडिडेट हैं और साथ ही जो शिवसेना एकनाथ शिंदे के जो कैंडिडेट हैं सदा सरवणकर, ये शायद आपस में ही एक दूसरे का वोट काट देंगे और इनको कोई लाभ नहीं होगा। वैसे ही हमें मानखुर्द शिवाजी नगर में भी देखने को मिलेगा, जिसका जिक्र अभी आपने कहा था। तो जाहिर सी बात है, छोटी छोटी बातों में मनमुटाव हर पार्टियों का रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन अगर आप पूरे अम्ब्रेला को देखें, यानी कि एक पूरे अलायंस को देखें, तो वो साथ चल के अभी भी चल रहे हैं। और अब कहीं मुख्यमंत्री और कैबिनेट को लेके बस झगड़े ना हो, यही देखना है। चलिए, ये भी दिलचस्प आपने एंगल छोड़ दिया है, वो भी आज शाम से शुरू हो जाएगा। कई लोग ये मानते हैं, मुझे कई लोग ओंकार पूरे महाराष्ट्र में मिले। देखिए, आज तक का हेलीकॉप्टर शॉट विदर्भ के गढ़चिरौली से लेकर कोंकण के इलाके, मुंबई, खानदेश, हर जगह गया था। लेकिन हम लोग बात एक बार राज ठाकरे की करते हैं, क्योंकि जिस शिवाजी मैदान की मैं बात कर रही हूं, वहां से आप दशहरा रैली शायना एनसी को आप देख रहे हैं, जो इस वक्त बप्पा के द्वार पर पहुंची हैं, क्योंकि वो खुद इस बार चुनावी मैदान में है, एकनाथ शिंदे के टिकट पर है। आपको पता है 14 ऐसे उम्मीदवार हैं जो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन शिंदे साहब के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। 5 ऐसे उम्मीदवार हैं जो बीजेपी के नेता हैं, लेकिन वो एनसीपी के टिकट पर उतरे हैं। तो ये अगर आप जोड़ लेते हैं तो कुल 19 ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं, लेकिन सहयोगी दल के टिकट पर वो चुनाव चिन्ह पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो ये पहली तस्वीर मुंबई के नेताओं में से शायना एनसी की आई है, जो सिद्धि विनायक मंदिर पहुंची है, वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि एक एक विधायक से स्कोर कार्ड बढ़ेगा।